आ, नमस्कार। अखिल भारतीय काव्य मंच के सभी श्रोताओं का मैं विकास मिश्रा स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आइए हम आप बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही ऊर्जावान, एनर्जेटिक, और वो राजमहल विधानसभा झारखंड साहिबगंज से एमएलए हैं 2 बार, और शुरू से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा बीजेपी मोर्चा, बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज वो 10 वर्षों से झारखंड में देश की सेवा करते हुए, आज उनके साथ जानेंगे हम कि झारखंड के विकास के लिए क्या कर रहे हैं सर ने, कैसे कैसे ये अपना जीवन इस जनसेवा में लगाया, और जो उनसे सवाल जवाब करेंगी, जो उनका साक्षात्कार लेंगी, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राष्ट्रपति पुरस्कार कवित्री है, एंकर है, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त शिक्षिका भी हैं, आदरणीय सोनम अक्स दीदी, जो कि हरियाणा से हैं। चूंकि मैं अखिल भारतीय काव्य मंच अपने पटल परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं अनंत सर आपका। हमारे श्रोता जो कि साहित्य से जुड़े हैं, लेकिन वो राजनीतिक जो भी बड़ी हस्तियां होती हैं, जिनके जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, उनके साथ बात करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। तो मैं अपने अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पूरे परिवार की तरफ से, सभी साहित्यिक परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि जो भी आप बातें बताएंगे वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम होगा, प्रेरणादायी होगा। क्योंकि आप एक बहुत एनर्जी, हमारे सुबोध झा जी जो कि आपके मित्र हैं, अनंत तिवारी जी, काफी प्रयास किए हमारे सुबोध झा जी आपको कि हम आपसे रूबरू हों, आपसे बात कराएं। मैं सुबोध झा जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार कई दिनों से हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप व्यस्त थे, शायद बात नहीं हो पाई। लेकिन अंतोगत्वा सोनिया दीदी ने के साथ आपका टाइम फिक्स हुआ। हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की बागडोर आदरणीय सोनिया अक्स दीदी आपको सौंपता हूं, और हम लोग श्रोता के रूप में सभी प्रश्न उत्तर करेंगे, और आशा करते हैं आपके द्वारा दी गई जानकारी, आपके द्वारा बताई गई बातें हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। इसी के साथ एक बार पुनः आप दोनों का स्वागत, वंदन अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोलंकर पानीपत हरियाणा से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और वही मेरा चिर परिचित पुस्तक जो मैं हर लाइव शुरू होने से पहले पढ़ती हूँ अक्सर, कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है ईश्वर। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है ईश्वर। मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरी कलम की नोक पर और मेरी जीवा पे आप आकर समा जाए, और जो भी शब्द मेरे मुख से निकले वो देश हित में हो, वो समाज हित में हो, वो जन हित में हो, वो आप सभी के हित में हो। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और दूसरा स्वागत करती हूँ मैं जितने भी दर्शक देवता में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं। हमारा देश भारत देश लोकतंत्र देश है, आपके होने से हम हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि छोटे छोटे तारों के बिना आकाश, और जल की नंदी नंदी बूंदों के बिना गागर, और नदियों के बिना सागर, यहाँ तक कि भक्त ही भगवान भी कुछ महत्व नहीं रखते, क्योंकि हम तो इंसान हैं और एक सामाजिक प्राणी है, और इस भारत देश के नीति से जुड़े हैं। आज कुछ अलग करने वाले हैं हम। आज हम आपको साहित्य पत्रकारिता से इत्र उससे दूर एक ऐसी खास शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिनके बेटे में एक अखंड भारत बसता है, जो अखंड भारत की एक खूबसूरत संतान है, जिनके दिल में राष्ट्रवाद की ज्वाला दिन रात बजती है, जबकि वो बहुत मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। एक किसान परिवार का बेटा कैसे अर्श के पल्स तक पहुंचा, कैसे वो राष्ट्र हित में लगा, कैसे वो देश हित में लगा। यूं तो हमारा भारत गौरवशाली देश है, और अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक ऐसी आत्माएं हैं जिनकी वजह से आज हम एक आजादी की सांस ले रहे हैं, और इस देश को सोने की चिड़िया बनने से अभी कोई और नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे बीच में सिर्फ विद्यमान है। कि जिस देश के जर्रों में सितारों की चमक है, जिस देश के पतझड़ में बहारों की रमक है, जिस देश के फूलों में मोहब्बत की महक है, जिस देश के पेड़ों में परिंदों की चहक है, जिस देश में आने को तरसते हैं फरिश्ते, जिस देश में बरसते हैं दिन रात नभ रिश्ते, आप उस देश के संतान हैं। इस
प्यारी संतान है, एक खूबसूरत संतान है। झारखंड राज्य के राजमहल विधानसभा के माननीय विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी, आपका मैं सही दिल से इस मंच पर स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बिहार की एक बेटे सुशील साहिब जी के एक शेर के साथ, जो बहुत खूबसूरत शेर है और आपको बिल्कुल फिट लगा मुझे, तो इसी से मैं आपको निमंत्रण देती हूँ अपने पहले प्रश्न के साथ कि तेरे ख्याल से मेरा ख्याल मिलता है, तेरे ख्याल से मेरा ख्याल मिलता है, करम इसी का है जो बाकमाल मिलता है। और नदी पहाड़ समंदर में मत तलाश उसे, नदी पहाड़ समंदर में मत तलाश उसे, कदम कदम पे या गुदड़ी में लाल मिलता है, कदम कदम पे या गुदड़ी में लाल मिलता है। तो ऐसे ही गुदड़ी के लाल बिहार की माटी से जन्मे हमारे विधायक, माननीय विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप नींद से हटकर आपने बहुत से कार्य किए। आपका परिचय मुझसे करवाया सुबोध कुमार झा जी ने, तो आपके अच्छे मित्र होंगे या जैसे भी आप उन्हें जानते हैं, तो हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला। तो मैं सीधे सीधे यही बात करती हूँ कि गुदड़ी के लाल आप हैं, आप एक कृषक परिवार से आती हैं, तो फिर आपका लगाव राजनीति से कैसे हुआ? एक छोटे से कृषक परिवार से आने के बाद आप राजनीति से जुड़े, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ और ये सभी जानना चाहती हूँ। सर्वप्रथम सोनम जी, आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए और अपने आदरणीय साहेबगंज के प्राध्यापक, अध्ययन कार्यों में लगातार रुचि लेने वाले श्री सुबोध झा जी और इस काव्य मंच के माध्यम से आप जैसे श्रेष्ठ जनों के साथ सानिध्य मिलने का अवसर जिन्होंने मुझे प्रदान किया, वैसे सभी विद्वत जनों का इस काव्य पटल पर मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस काव्य जगत से जुड़े हुए केके जी, पप्पू ठाकुर जी, हमारे अंजनी द्विवेदी जी लगातार अभिनंदन कर रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ऐसे सभी श्रोतागण का जो इस के हिस्सा बन रहे हैं, इस क्षण के हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का हृदय के गहराइयों से हम अभिनंदन करते हैं। और आपने जो बातें कही है वह मूल विषय है कि राजनीति में आने से पहले एक किसान परिवार से वास्तव में मेरा बचपन गांव में, खेतों में, खलिहानों में, गौ पालन में वो बीता है। और उसी पृष्ठभूमि में काम करते करते जब माध्यमिक शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जो एकीकृत बिहार था उस समय, अन्य राज्यों में माध्यमिक शिक्षा वो कॉलेज तक नहीं है, वो हाई स्कूल तक ही उसको जोड़ करके रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा है वह माध्यमिक शिक्षा कॉलेज के साथ जोड़ करके रखने का प्रयत्न हुआ है। तो ऐसे परिस्थितियों में हमने जब कॉलेज में प्रवेश किया और उसके प्रारंभ में जो राष्ट्रीय सोच था, राष्ट्रीय विचारधारा था, वो राष्ट्रीय जो हमारा विचार था, उस भाव के कारण हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से संपर्क का माध्यम हो, उस समय के हमारे श्रेष्ठ जन थे जिन्होंने एक गीत हम लोग अक्सर बाद में सीखे हैं, उससे प्रेरित होकर के, और उन्होंने एक गीत अक्सर हम सब गाते थे कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं हे तुझे कुछ और दूं। इसी भाव को आत्मसात करते हुए संघ के विचारों के प्रभाव में आने के कारण जब कॉलेज में हमने प्रवेश किया तो कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से संपर्क हुआ। और एक युवा तरुणाई की जो सोच होती है, जो आम युवा की भी सोच होती है, वो आम युवा के मन में एक परिवर्तनकारी स्वभाव होता है उनके मन में समाज जिस क्षेत्र विशेष में वो जुड़ते हैं उसके लिए कुछ काम करना है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनको लेकर के उनके अंदर ये भाव होता है कि इन चीजों को हम बदल सकते हैं।
और उस भाव को लेकर के मैं लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इन चीजों को जानना, समझना और समझने की दिशा में खुद को तैयार करना, इस दिशा में लाने का काम किया। पारिवारिक किसान परिवार की पृष्ठभूमि के कारण खास करके मैं, हमारी माँ अभी हाल में ही दिवंगत हुई, उस पुण्यात्मा को प्रणाम करते हुए उनके ओर से निश्चित रूप से हमेशा इस प्रकार का कभी अवरोध नहीं आया कि नहीं, उन्हें लगता था कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे काम में है, कुछ समाज के बारे में विचार करता है, कुछ देश के बारे में बोलता है। घर के अंदर भी इस प्रकार की बातों को चर्चा करना, जो लोग आते थे मिलने, जो मित्रगण थे, मित्र मंडली थी, संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता आते थे, तो उनके अंदर भी उनके जो सानिध्य भी मिलता था परिवारजनों को, तो इस प्रकार की जो समाज के लिए समर्पण का बोध है, इस भाव से समाहित होकर के ही सभी लोग आते थे। तो इससे उनके मन में एक विश्वास था कि यह परिवार, यह बच्चा जो है हमारा बच्चा, ये किसी अनैतिक काम में, किसी गलत काम में, कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहा है, ये देश के लिए कर रहा है, वो करना चाहिए। और इसीलिए कभी इस प्रकार की कृषक पृष्ठभूमि होने के कारण और बाद के दिनों में छात्र राजनीति में मुखरता के कारण ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि कहीं बाधा बन करके नहीं आई, अवरोध बन करके कभी खड़ी नहीं हुई। बहुत अच्छी बात आपने कही अनंत जी। और मैंने ये ऐसा भी सुना है कि अनंत चतुर्थी के दिन आपका जन्म हुआ और इसीलिए आपके माता पिता ने आपका नाम भी अनंत जी चुना, अनंत रखा। बड़ा खूबसूरत नाम है और इसका अर्थ भी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं ये चाहती हूँ कि अनंत 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 सालों तक आप जीवित रहे, राष्ट्र हित और समाज हित और देश हित के लिए आप कार्य करते रहे इस देश हित में। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके माता पिता ने भी आपके इन इरादों का विरोध नहीं किया। बेशक भारत के ही माँ बाप हैं जो सरहद पर लड़ने के लिए अपने सपूतों को भेज देते हैं, और जब उन्हें लगा कि देश हित में हमारा बेटा कार्य कर रहा है तो उन्होंने आपका समर्थन किया। क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ कि लीक पर चलने से क्यों मुकरता नहीं, लीक पर चलने से क्यों मुकरता नहीं, कुछ तजुर्बा जीवन में करता नहीं, और मंजिलें अपने पीछे बनाता वही, बेड़ियां तोड़ने से जो डरता नहीं, मंजिलें अपने पीछे बनाता वही, बेड़ियां तोड़ने से जो डरता नहीं। पूनम जी, एक घटना का एक उदाहरण हम जरूर करना चाहेंगे। जी जी जी। इस समय हमने जब इस क्षेत्र विधा में विद्यार्थी परिषद के नाते एक प्रखर आंदोलन की भूमिका बनाना, ये ऐसे भूमिकाओं में जब रहते थे, तो स्वाभाविक है कि छात्र आंदोलन की जो भूमिकाएं होती है वो थोड़ा रचनात्मक भी होती है, और लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी सड़कों पर भी संघर्ष करना पड़ता है। और एक बिहार में उस समय लालू जी का साम्राज्य था, तो स्वाभाविक है कि सत्ता के खिलाफ जब संघर्ष की पृष्ठभूमि बनती है तो शासन का जो दमन होता है वो दमन भी सहना पड़ता है। तो ऐसे में भी मैं इसलिए इसको विशेष रूप से आपको उदाहरण के लिए कहा कि एक अनुभव है कि एक बार हम लोगों ने कॉलेज में किसी छात्रों की समस्या को लेकर के और एक लंबा आंदोलन खड़ा किया था हम लोगों ने। वो आंदोलन धीरे धीरे सड़कों पर भी आ गया। सड़कों पर संघर्ष करते करते एक ऐसी परिस्थिति बनी कि महाविद्यालय प्रशासन या जो जिला का सामान्य प्रशासन होता है, ऐसे सारे अधिकारियों ने, उन्हें लगा कि इसको रोकना है आंदोलन करने से, तो इसके परिवार पर थोड़ा दबाव बनाना चाहिए। मेरे साथ जो उसमें छात्र आंदोलन की भूमिका में जो युवा थे, जो छात्र शामिल थे, उनका उन्होंने दमन किया। दमन करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये रुक नहीं सकते हैं, तो इन्होंने फिर परिवार को हथियार बनाना प्रयास किया। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी आंखें उस समय बहुत भावुक हो गया था मैं, कि मेरे पिताजी से जाकर के उस समय के जो शासन के तंत्र के अधिकारी थे या कॉलेज प्रशासन के जो लोग थे, उन्होंने जाकर कहा कि इस बच्चे के अंदर क्षमता है, सब कुछ है, इसको क्यों नहीं बाहर पढ़ने भेज देते हैं, यहाँ आंदोलन करेगा तो यहाँ ऐसे होगा, ये होगा। और उन समय उस परिस्थितियों में भी मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे ये विश्वास है कि मेरा बेटा गलत काम में नहीं है, आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन ये गलत काम में नहीं है, इसलिए ये जो कर रहा है वो अच्छा ही होगा। और यह विश्वास उस समय जब मैं छत से उनकी बातों को देख रहा था, तो ये विश्वास मेरे लिए आज भी, ये घटना हुए भी लगभग 28 साल से ऊपर हो गया, लेकिन यह विश्वास जब अभिभावक को होता है, मैं आपके माध्यम से, आपने चूंकि देश की बातें की, देशभक्ति की भावनाएं कही, आज ये विषमता है। आज राजनीति के बारे में जो आपका, मुझे लगता है कि आपका जो मूल प्रश्न होगा राजनीति के बारे में, अक्सर ये बातें आपने कहा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा ले, चंद्रशेखर आजाद पैदा ले, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का उसके अंदर ताकत हो, जज्बा हो,
लेकिन वो भगत सिंह मेरे घर में नहीं आकर के मेरे पड़ोस में आकर के तैयार हो, ताकि मेरे मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने की उसके अंदर ताकत बने। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये भाव रहता है, लेकिन जब आपके परिवार के लोग, जब आप जिन मुद्दों को लेकर लग रहे हैं और परिवार के अंदर से इस प्रकार की ताकत आती है, तो वो लंबे समय तक काम करने की प्रेरणा बनती है, लंबे समय तक काम करने की ताकत देती है। बहुत 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 बड़ी बात कही सर आपने, ये बहुत अच्छी और बड़ी बात कही है कि बेशक हम हर घर में भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं। कोई भी अपने बच्चे को सड़क पर भेजने के लिए तैयार नहीं होता, पॉलिटिक्स में दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं भी कॉलेज में ऐसे ही मुझे भी बना दिया गया था किसी का, जैसे आप अध्यक्ष बता रहे हैं। लेकिन जब मैं करेक्टर सर्टिफिकेट देने गई तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर वो वर्ड लिखने से मना कर दिया और मुझे उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित होगा, कि तुम्हारी शादी भी हो रही है और तुम्हें जॉब पे भी जाना है और तुम यूनियन की अध्यक्ष रही हो। और उन्होंने वो शब्द यूनियन का अध्यक्ष मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट से नहीं लिखा। तो वही बात आ जाती है कि इसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाया जाता है। तभी हमारे देश में जब हम अपने मुद्दों के लिए खुद ही नहीं बोल सकते तो औरों अपने बच्चों को भी नहीं बोलने देते, तभी ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हम लोग अम्मा को गोया तमाशा बना दिया, जीता जब भी आपने दंगा करा दिया और हमने मोहब्बतों से सजाया सही चमन, तुमने तो कत्लेगा हसा मंजर बना दिया, तुमने तो कत्लेगा हसा मंजर बना दिया। काव्य क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ मुझे भी अवसर सुनने को मिल रहा है, इस प्रकार की कविताओं का वाचन, उसका पाठन मुझे भी सुनने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को अपने साथ लेकर मैं चलूंगी। विवेक कविश्वर जी को बहुत पसंद आ रहा है ये प्रोग्राम। अंजलि कुमार त्रिवेदी जी लगातार जुड़े हैं और औझा जी हमारे साथ जुड़े ही हैं, ब्रजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता मुंजाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सीमा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सता जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराग राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक अलग तरह का प्रोग्राम है, एक अलग तरह की चर्चा है जो देश हित और राष्ट्र हित के लिए है और ऐसी चर्चा शायद लाइव आज पहली बार हो रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक जन जन की आवाज पहुंचे। और आपके लिए किससे मैं यही कहती हूँ कि बजाय किसी की बेसाखियां तलाश करें, हम अपने आप में कुछ खूबियां तलाश करें, जैसा कि आपकी जिंदगी को मैंने जाना। बजाय इसकी की बेसाखियां तलाश करें, हम अपने आप में कुछ खूबियां तलाश करें। ना मशवरा दो हमें तुम किसी सहारे, आपकी तरफ से कह रही हूँ कि ना मशवरा दो हमें तुम किसी सहारे का, जो थक गए हैं वही सीढ़ियां तलाश करें, जो थक गए हैं वही सीढ़ियां तलाश करें। तो जो थक जाते हैं, जो चलने से मना कर देते हैं, वो शायद अपनी मंजिल को कभी नहीं पा पाते। और आप तो रास्ते पर चलने वाले खिलाड़ी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में किसका सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव रहा और जिससे आपकी दिशा और दशा दोनों बदलते। देखिए, एक तो मैंने कहा कि मेरे जीवन में संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और उनके माध्यम से जो राष्ट्रीय सोच था, राष्ट्रीय विचार था, वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा। उससे बाद जब थोड़ा होश आया, जिसको कहता है कि लोगों ने जब जिसको कहते हैं कि आंखें खुलना, तो जब छात्र जीवन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा, बाद में उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का प्रवेश हुआ और विद्यार्थी परिषद के समय में जो आंदोलन होते थे, जो उनके रचनात्मक कार्यक्रम होते थे, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो, तो ऐसे या इस प्रकार के कई रचनात्मक अभियान भी उनके उत्साह होते थे, या व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का उसमें तत्कालीन जो राज्य सत्ता थी, हमें याद है कि एक नारा हम लोग लगाते थे, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। यानी यह एक नारा केवल नहीं है, यह एक नारा नहीं है। आज जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो वो जो सूत्र वाक्य था, वह जो उस समय का नारे थे, या उस समय कश्मीर के अंदर विषय को लेकर के देश की एकता और अखंडता का जो पाठ था, एक युवा मन में जो प्रभाव डालता था, उसके कारण से ये सब चीजें, ये सब जो वातावरण छाया, विद्यार्थी परिषद के जो मनीषी थे हमारे उस समय के, प्रोफेसर बाल आपटे साहब जैसे मनीषी, हरेंद्र प्रताप जी जैसे उस समय प्रखर वक्ता, ऐसे उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसमें पूजनीय सर कार्यवाह जो आज वर्तमान में सर कार्यवाह जी हमारे हैं, दत्तात्रेय होसवाले जी जैसे हस्ती, पूजनीय मोहन भागवत जी जो हमारे सर संचालक जी हैं आज। तो ऐसे मनीषियों का
जो बौद्धिक होता था वह बौद्धिक मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता था। और बाद के दिनों में फिर यही लड़ाई लड़ते 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 इस प्रकार की जो घटनाएं घटी, जो बातें हुई, मैं आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि जो आपके प्रश्न है उसके माध्यम से, जब राजनीति में प्रवेश हुआ, सौभाग्य से उस समय हम प्रवेश किए राजनीति में। जिस समय राजनीति में हमारा प्रवेश हुआ तो राजनीति क्षेत्र में हम सरकारें थी, हमारी राज्य में हमारी सरकार थी, और राज्य में सरकार होने के कारण तब ध्यान में आया कि जिस मनीषी का चित्र हम लगाते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया था, वह जो विचार दिया था, अंत्योदय का विचार दिया था, उस अंत्योदय के विचारों को भी वही मूल तत्व जो विद्यार्थी परिषद के नाम से देश की अखंडता के एकता और अखंडता की बात हो, या अंत्योदय दर्शन, एकात्म मानव दर्शन, जो व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक का जो विचार था उनका, वह विचार यह जाकर के राजनीति में हमारे लिए आधार स्तंभ बना। और वह आधार स्तंभ करते करते आज राजनीति के नए रास्तों को लेकर के हम सब लोग समाज के लिए कुछ करना है, यह भाव लेकर के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। समाज को देश हित में जब सोचने लग जाते हैं आज के हमारे राजनीतिक लोग, तो अपने आप ही समाज बदलने की ताकत इनमें आ जाती है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर काफी नजदीक है, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप किस रूप में देखते हो जो वहाँ से घुसपैठ हमारे है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से अब तो ये राष्ट्रीय समस्या हो गई है। और राष्ट्रीय समस्या के नजारे जब हम सब लोग उस समय प्रारंभ के दिनों में विद्यार्थी परिषद के सामान्य गतिविधियों से प्रेरणा लेकर के और विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके जब इस विषय को हम सब उठाते थे, तो सामान्य जन के बारे में यही जानना था कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये संघ विचारधारा के लोग हैं, ये समाज में आपसी कह सकते हैं विषमता लाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम बातें करते हैं। प्रारंभ में असम के अंदर जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नाम से आंदोलन चलता था, विद्यार्थी परिषद ने मिलकर के, दोनों मिलकर के आंदोलन चलाया था। वह आंदोलन 90 के दशक आते आते 90 के दशक से हम लोग इस आंदोलन से जुड़े, अभियान से जुड़े, और विद्यार्थी परिषद के आंदोलनों का हिस्सा रहने के कारण जब शासन प्रशासन के अधिकारियों को हम सब बताते थे तो उन्हें लगता था कि नहीं, ये ऐसे ही कह रहा है। आंदोलन जब बड़े स्वरूप में होने लगा, शासनिक अधिकारियों को जब इसकी सूचनाएं हम लोगों ने देने लगे तो वो मानती ही नहीं थी। उस समय की तत्कालीन जो सरकारें थी देश में या राज्य सरकार थी, वह केवल तुष्टीकरण को पोषित करने के लिए ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती थी। और ये विद्यार्थी परिषद के आंदोलनों का ये परिणाम था कि उस समय केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अंततः राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र विशेष में, खास करके जिसको चिकन नेक हम बोलते हैं, चिकन नेक यानी बिहार का, अभी वर्तमान में बिहार का जो उत्तर बिहार का हिस्सा है, खासकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, इधर से होते हुए झारखंड का साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, इधर पश्चिम बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर होते हुए, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हिस्सा जोड़ता है, असम का खास करके निचला ब्रह्मपुत्र का जो हिस्सा है, तो ये इस हिस्से में जो अचानक डेमोग्राफी बदली थी, और ऐसा नहीं कि डेमोग्राफी एक दिन में बदली थी, यह डेमोग्राफी जो बदली थी ये उस क्षण की बतकर है। उस समय तो लोग कहते थे कि इसको एक धार्मिक नजरिए से लोग देखते थे, लेकिन किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बाद के दिनों में जब आंदोलन थोड़ा आगे जाने लगा, शासन के अधिकारियों को भी तक सूचनाएं जाने लगी, तब जाकर के इन्हें एहसास हुआ कि देश का कितना हानि हो रहा है, किस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये घुसपैठिए नासूर बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं, किस प्रकार से जनसंख्या का संतुलित करके और समाज में वैमनस्यता का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अनेक विषय होते चले गए, और यह धीरे 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 फिर भारत सरकार में, मैं साहेबगंज जिला जिस जिले से हम आते हैं, उस समय के तत्कालीन डीसी ने भारत गृह सचिव भारत सरकार के निर्देश पर, यानी हमारे आंदोलनों के कारण उन्होंने आदेश दिया था, और मतदाता सूची में जिस प्रकार से उनका नाम चढ़ा था, 14,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतदाता सूची से उन्होंने नाम काटने का काम किया था। लेकिन नाम तो उन्होंने काटा, लेकिन डिपोर्ट उन्होंने नहीं किया वापस बांग्लादेश को। मतदाता सूची से नाम काटे और वो एक पूरी प्रक्रिया के तहत इन बांग्लादेशियों को फिर जैसे थे छोड़ दिया, और फिर ये बांग्लादेशी इसी रास्ते से, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रवेश मार्ग था बांग्लादेशी घुसपैठियों को मालदा होते हुए
मालदा पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। देश के सभी हमारे इस काव्य मंच से जुड़े हुए जो है वो सब जुड़े हैं। तो ये जो मैं जब बात करता हूं तो मैं मालदा जिला, मुर्शिदाबाद जिला और बिहार के कटिहार जिला के बॉर्डर से बात कर रहा हूँ। तो इस सीमा में, ये सीमा जो है पश्चिम बंगाल के नजदीक है, इसलिए इसी रास्ते से ये बांग्लादेशी देश के शेष हिस्सों में जाते थे, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान तक जाते थे और फिर वहां से प्रशिक्षण लेकर के भारत में आकर के देश विरोधी ताकतों को करते थे। और उस समय की जो सरकार थी यहाँ राज्य के अंदर, देश के अंदर, वो सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए आंख मूंद लिया करती थी, उस पर नहीं करती थी। तो इस सारे मुद्दे, ये एक लंबा संघर्ष चला, विद्यार्थी परिषद ने बाद के दिनों में चलाया। राजनीति में जब हम आए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी हम लोगों ने काफी बड़ा आंदोलन खड़ा किया और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने उस दिशा में कार्रवाई करना प्रारंभ किया। निश्चित रूप से आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम साधुवाद देते हैं कि जिस प्रकार से, जिस तेज गति से ये चाहते तो ये पहले की सरकारें भी ये काम कर सकती थी, लेकिन बांग्लादेश की सीमा के साथ आपसी संवाद करके और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फेंसिंग का काम प्रारंभ किया है, तो इससे कहीं ना कहीं बीएसएफ की सक्रियता के कारण, तुष्टीकरण की नीति का समर्थन नहीं करने के कारण आज घुसपैठियों का आवक पहले से रुका है, उस मात्रा में रुका है। हाँ, स्थान स्थान पर राज्य सरकारें फिर वही काम करती है, जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार है, झारखंड की आज वर्तमान सरकार है, ये सब तुष्टीकरण का पुनः खेल खेलना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार की सजगता के कारण इसकी गतिविधियों पर थोड़ा ही अंकुश लगा है। आगे जब मुझे लगता है कि ये प्रारंभ होगा, जनगणना उनका प्रारंभ होगा सभी लोगों का, तो निश्चित रूप से घुसपैठिए भी जो है वो बाहर जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने की और बड़ी सभी हुई शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में आप हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें आप दूर कर रहे हैं। प्रश्न तो मैं नहीं कह सकती, हम आम जनता है और आप हमारे विधायक है, तो हम जगत बातचीत आपसे कर रहे हैं। और जैसे आपकी बातें सुन के बस यही लगता है कि आप जनता को मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि हर तरफ बेचैनियां हैं, हर तरफ सहमी है, सब एक चिंगारी के साए से गजब झूलते हैं सब। आग ये खुद ही बुझाए, आग ये खुद ही लगे। हम खुद ने सबने ये आग लगाई और हमें खुद ही अपना अपना जिम्मा लेकर अगर हम इस आग बुझाने का जिम्मा लें तो हम अपने देश को आगे ले जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। अकेले मोदी भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले योगी भी कुछ नहीं कर सकते और अकेले विधायक जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबका समर्थन, हम सबका साथ होना चाहिए कि आप ये खुद ही लगाएं, आप ये खुद ही बुझी, वरना तो बारिश की आगोश में बैठे हैं सब, वरना तो बारिश की आगोश में बैठे हैं सब। और अगर हम यूं ही तितर बितर होते रहे तो एक चिंगारी ही बहुत है इस देश को खत्म करने के लिए फिर से। तो आपको ढेरों नमस्कार वंदन करते हुए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विवेक कविश्वर जी आपके जवाब के लिए कमाल कह रहे हैं, जय हिंद कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका सिंह अभिनंदन जी, अंजलि कुमार त्रिवेदी जी, हरगोविंद ध्यान जी, सदा हुआ साक्षात्कार के लिए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता बंगाल जी, सोहन लाल शर्मा जी, गणेश शुक्ला जी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कामेश्वर के सिंह जी जो कि डीएसपी रिटायर्ड है आपके ही एरिया से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। रेणु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए चलिए तो चलता रहेगा, हम आगे चलते हैं आपकी तरफ। ओके सर, आपके यहाँ झारखंड से अभी आपने बात की वहाँ की मान्यताओं की, तो वहाँ एक पवित्र गंगा नदी जो बहती है उस पर एक पुल का कार्य चल रहा है, वो कितनी प्रगति पर है, उसके ये मतलब आपकी क्या राय है, कैसे वो चल रहा है? मैंने काफी चर्चा सुनी है उसको लेकर, तो ये लोग जानना चाहते हैं हमारे बीच में जो जुड़े हैं, क्योंकि आपने विकास के कार्य बहुत किए हैं और आपका नाम विकास के लिए जाना जाता है, तो इसलिए मैंने ये बात आपको सामने हृदय से आप इतने अच्छे सोच रखते हैं, आप सबकी शुभकामनाओं का मुझे जरूरत भी है। ये जो हमारा क्षेत्र है राजमहल, झारखंड विधानसभा की गणना में ये 1 नंबर में आता है और हमारी राज्य की जो राजधानी है वो राजधानी से यह विधानसभा 550 किलोमीटर दूर है। जब एकीकृत बिहार था हमारा, बिहार से भी हम लगभग 350 किलोमीटर दूर थे, यानी पटना से भी सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र था अगर कोई तो ये राजमहल था। झारखंड की राजधानी से भी सुदूरवर्ती क्षेत्र ये राजमहल ही है। और वास्तव में कि ये केवल यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग गए, यहाँ श्रद्धेय
पंडित विनोदानंद झा जी भी यहाँ से मुख्यमंत्री बन करके गए, कई महान हस्तियों ने भी रहा। लेकिन जब हम आकलन करते हैं तो प्रारंभ से लोगों ने विकास से मरहूम ये क्षेत्र रहा, चाहे वो शैक्षिक रूप से, चाहे सड़कों का मामला हो। मुझे लगता है कि जब आपके ये राष्ट्रीय मंच है, आपका काव्य मंच है, और मुझे लगता है कि देश भर से जुड़े हुए आपसे जो काव्य प्रेमी है वो सब जुड़े होंगे, ये मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां एनएच का नाम तो था एनएच 80, लेकिन मात्र 8 फीट चौड़ा एनएच 80 के नाम से, उसमें भी सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि कर सकती होंगी कि किस प्रकार के क्षेत्र से हम आते थे। यहाँ के राजनीतिक जो हमारे रहनुमा थे, उन राजनीतिक रहनुमा ने यह कह करके लोगों से आया कि एक यहाँ लंबे परिचित माँ गंगा का सानिध्य हम सबको मिला है, और माँ गंगा पर एक पुल बनाने की मांग को लेकर के लोग वर्षों से, आजादी के बाद से ही लोग कहते आ रहे थे कि माँ गंगा नदी पर पुल बनाए। जब पुल बनने की बारी आई, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, लेकिन जो तकनीकी विशेषज्ञ है, विश्वेश्वरैया समिति का सिफारिश था, सब कुछ था। ये उस समय पुल बनने की बारी फरक्का में बन गया, उसके बाद बनने की बारी आई तो बिहार में आधा दर्जन स्थानों पर उसमें पुल बन गया, लेकिन यहाँ के बारे में एक बार भी पुल नहीं बना। और झारखंड में भी 15 साल बीत गए, यहाँ भी यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने जब जब चुनाव का समय आता था तो कभी कहते थे कि पीएम आकर शिलान्यास करेंगे, कभी कहते थे कि फलना पीडब्ल्यूडी मंत्री आकर के शिलान्यास करेंगे, लेकिन यहाँ के सपनों को लोग इसी प्रकार से खरीदते रहे, उनकी भावनाओं के साथ रोकते रहे। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे आदरणीय उस समय के नेता आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, उस समय हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे ये थे, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ही घोषणा किया था मेरे नाम का, जब मुझे भारतीय जनता और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने जब मेरे नाम का घोषणा किया, तो जो मैंने कहा कि युवा मन का स्वभाव होता है परिवर्तनकारी, अंदर से जिद होता है कि नहीं, चीजों को बदलना है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के भरोसे, आदरणीय अमित शाह जी के भरोसे, हमारे नेता जो स्टेट नेतृत्व था हमारा, आदरणीय श्री रघुबर दास जी, आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे सांसद जी खान जी, ऐसे नेतृत्व के भरोसे मैंने सीधे लोगों के बीच में कहा। मैं जब चुनाव में गया, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे कहा कि का बबुआ, मुझे लगता है कि थोड़ा भोजपुरी शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ, उन्हीं की भाषा में बता रहा हूँ। मैं जब एक गांव में गया, मेरे टिकट के घोषणा होने के दूसरे दिन, और जब लोगों के बीच में गया तो एक व्यक्ति ने कहा, बबुआ हमने के जिंदा रहते गंगा पुल के पाया देखब सकी ना। तो मेरे अंदर का जो संकल्प है वो संकल्प आया। मैंने कुछ नहीं उनका जवाब नहीं दिया, मैं वहां से सीधे गाड़ी में बैठा, मैं वापस अपने घर आया, और दूसरे दिन पहला जो कार्यक्रम था हमारा क्षेत्र में, मैं सीधे आया और मैंने लोगों को कहा कि मैं अनंत ओझा आपके बीच में कहने आया हूं कि अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला तो मेरे कार्यकाल में अगर गंगा पुल का काम चालू नहीं हो पाया तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के नाते पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी मैं उसके लिए जरूर आपके बीच में आएगा, लेकिन मैं खुद के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आऊंगा। और ये बातें कोई, मैं उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष था, मैं उस समय भी पार्टी का महामंत्री था। एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पता था कि देश में नरेंद्र भाई मोदी जी है, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूर्वी भारत को भी विकसित बनाने का संकल्प लिया है। आदरणीय नितिन गडकरी जी जैसा नेतृत्व है देश के अंदर, जिसके कह सकते हैं कि विजनरी, जिसकी सोच है कि उन्होंने देश के अंदर भूतल विभाग में जो परिवर्तन लाया है, वो हमें एहसास था कि हमारा नेतृत्व समूह इस प्रकार का है जो इस सपने को हमारा पूरा कर सकता है। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई झंझावत भी आए, कई लोगों बहुत हमने अवरोध, राजनीतिक अवरोध भी झेला। इस कतिपय कारणों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, और शिलान्यास करने के बाद भी काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो यहाँ लोगों ने कई प्रकार के राजनीतिक वातावरण पैदा किया, और वातावरण पैदा करने के बाद उस समय चाइना का एक कंपनी को ठेका मिल गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो मामला थोड़ा लंबित हुआ। बाद में दूसरी कंपनी, अभी बिटकॉइन कंपनी काम ले रही है। लेकिन यहाँ के जनगण का विश्वास और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विश्वास मैंने कल देखा। मैं आपके माध्यम से सभी सुधीगण से, जो काव्य मंच से जुड़े हुए सभी, हमारे डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों से हम कहना चाहते हैं, कल ही रात में मैं जब गया, उस गंगा ब्रिज का जो काम जिस तेजी से हो रहा है, वो 24 गुना 7 के तर्ज पर रात दिन
हमने अरे कई मजदूरों के वाह, साथ गले मिलकर के उनको धन्यवाद भी दिया कि आप विश्वकर्मा बन करके, आधुनिक विश्वकर्मा बन करके और आप हमारा बेशक काम कर रहे हैं इलाके का। और रात 24 रात दिन मिल करके वो हमारे मजदूर, हमारे इंजीनियर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ होकर के आज तेज गति से वहां काम हो रहा है। आपने चर्चा छेड़ा साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का, आज वो सपना मुझे लगता है कि समय से पहले वो योजना पूरा होने को तैयार हो जाएगा। आदरणीय नितिन गडकरी जी का लगातार उसके बारे में मॉनिटरिंग हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ साहेबगंज के बारे में बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूर्वी भारत के विकास के बारे में बोलते हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी मुंबई में रह करके वहां के उद्यमियों को कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने बंदरगाह देने का काम किया जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही उसका प्रथम फेज का लोकार्पण किया। जल मार्ग हाँ पर जी जो बता हल्दिया सकते बनारस जल मार्ग है, उसका प्रमुख केंद्र स्थल साहेबगंज, हल्दिया के बाद साहेबगंज, साहेबगंज के बाद बनारस। तो इसके माध्यम जी से वो बंदरगाह पोर्ट देने का काम किया। केवल पोर्ट ही नहीं, साहेबगंज सड़क के मामले में था, आज 4 लेन का काम हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। जो 8 फीट चौड़ी एनएच कहलाती थी, आज वो एनएचआई के माध्यम से उसका तेजी से काम प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार से बरसों तक ही उपेक्षित था, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हमने यहाँ के सड़कों का निर्माण कराया। ग्रामीण सड़कें जो जुड़ी हुई नहीं थी, लगभग पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार के समय में, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे उस समय यहाँ के, उस समय ग्रामीण सड़कों का इस इलाके में जाल बिछाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ, तो यहाँ डेयरी का, क्योंकि ये गंगा के किनारे होने के कारण, और आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार का जो बजट आया है, आदरणीय जी बस बजट पे जो बात करने वाली थी कि आप उस बजट के लिए आपके क्या कहेंगे? उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुकूल गंगा किनारे, गंगा कॉरिडोर का जो उन्होंने सपना दिया है कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर तक हम प्राकृतिक खेती करेंगे, तो उस प्राकृतिक खेती के कारण यहाँ का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसको पोषित करने के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर 50,000 लीटर क्षमता का यहाँ एनडीडीबी के सहयोग से डेयरी का काम प्रारंभ भी हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है और काम भी उसका प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्र में, चाहे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति हो, चाहे आपके माध्यम से देश के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि झारखंड का भी सबसे अंतिम दूरी का और बिहार का भी अंतिम दूरी का यह जो क्षेत्र था, राजमहल जिसका अनेक इतिहास है, राजमहल के अनेक जीवाश्म पाए जाते हैं, सबसे पुराना फॉसिल मिलेगा आपको यहाँ। हमारे यहाँ आप सबको निमंत्रण भी देते हैं कि आइए हमारे यहाँ राजमहल में, यहाँ सबसे देश के दुनिया के सबसे पुराने फॉसिल्स में एक राजमहल का फॉसिल्स है, पहाड़ है, गंगा है, उसका सानिध्य है। इसके किनारे भी जो हमारे यहाँ फॉसिल्स थे, हमारे यहाँ जो पर्यटन का क्षेत्र था, एक कन्हैया स्थान एक हमारे यहाँ है। कन्हैया स्थान में प्रभु कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसको वृंदावन के नाम से जानते हैं। और मुझे केदारनाथ में एक शिक्षक प्राध्यापक मिले थे, श्रीनगर विश्वविद्यालय, यानी श्रीनगर मतलब उत्तराखंड के, उन्होंने उस पर रिसर्च किया है। उन्होंने बताया कि प्रभु कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए हैं, यहाँ कन्हैया स्थान। ऐसे दर्शनीय दल उजाड़ पड़ा हुआ था, कोई आते नहीं थे। आज वो देखिए कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी कारण, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय मंत्री उस समय की गंगा मंत्री थी आदरणीय श्रीमती आदरणीय उमा दीदी के सपनों के कारण, नितिन गडकरी जी के कारण वो सपना साकार हुआ कि गंगा किनारे एक गंगा घाट, भव्य गंगा घाट का निर्माण हुआ। कन्हैया स्थान अपनी भव्यता की ओर आगे बढ़ रहा है। राजमहल में भव्य गंगा घाट बने हैं। उसी प्रकार से राजमहल में और साहेबगंज में, दोनों नगर क्षेत्र में गंगा का जो पानी, जो गंदा पानी शहर का सीवरेज जाता था, गंगा में गिरता था, उसको रोकने के लिए लगभग 200 करोड़ की लागत से दोनों शहरों में, साहेबगंज में भी और राजमहल में भी, दोनों शहरों में सीवरेज का निर्माण हुआ। 137 करोड़ की लागत से साहेबगंज में, 57 करोड़ की लागत से राजमहल में। तो इस प्रकार के हजारों करोड़ के योजनाओं पर क्रियान्वयन हो रहा है। कई योजनाएं आज चल रही है, कई चीजें अभी पाइपलाइन में है। उनको घर घर पेयजल आपूर्ति के लिए भी कई करोड़ की योजनाएं जो है आज उस पर काम चल रहा है। तो ऐसे जो हम पिछड़े थे, ये राजमहल जो पिछड़ा था, आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र था राजमहल, 70 साल बीतने के बाद भी बच्चों को पढ़ने के लिए एक सरकारी कॉलेज भी, डिग्री कॉलेज भी राजमहल में नहीं था। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में एक सरकारी डिग्री कॉलेज का काम स्थापन हुआ, भवन भी बनकर के तैयार हो गया है। अभी हाल ही में मैंने जब विधानसभा में इसका प्रश्न किया, सरकार बदल गई है, मैंने प्रश्न किया तो सरकार ने मुझे यह कहा कि नहीं, बहुत जल्द हम उसमें पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे।
तो इस प्रकार से अनेकानेक किसानों के हित में यहाँ हमने एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज का यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है हमारे यहाँ। 2 मिनी कोल्ड स्टोरेज में से एक बनकर के तैयार हो गया, एक छोटा कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, ताकि जो माँ गंगा का किनारे का जो मैदानी इलाका हमारा है, इस इलाके के जो किसानों की उपज होती है वो सुरक्षित कर सके। तो हर क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बंदरगाह के माध्यम से हो, चाहे गंगा पुल के माध्यम से हो, यह जो विकास की भूख थी लोगों के अंदर, उस सपनों को एक एक पूरा करने की दिशा में यहाँ के हमारे प्रबुद्ध मतदाता गण हो, नागरिक गण हो, और राज्य के अंदर भी जो लोग हो, और देश के खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, यह जो सरकार है जो भाषण में मैं दूर बैठ करके, दिल्ली से, मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरा दिल्ली गए हुए 2 साल 3 साल से अधिक हो गया। मेरा दिल्ली गए 2 साल 3 साल से अधिक हो गया, लेकिन दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, यह आकांक्षी जिला के माध्यम से देश के जो 100 से अधिक पिछड़े जिले हैं, उस आकांक्षी जिला के माध्यम से भी साहेबगंज के बारे में, साहेबगंज में विकास की नई गाथा लिखने के बारे में, यहाँ के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के बारे में, हमारे महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू चांद भैरव जो 1857 से पहले का जो इतिहास था, 1855 में उन्होंने जो संघर्ष का बिगुल फूका था, अंग्रेजों के खिलाफ भूल क्रांति दिया था, वैसे क्रांतिकारी की जन्म स्थली का बदलाव लाने के लिए दिल्ली में बैठकर की सरकार इस प्रकार के काम को सोच रही है, और न केवल सोच रही है, उसको सामान्य जनगण के जीवन में उतारने के भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आज काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो मेरे 2-3 प्रश्नों का एक साथ ही आपने सॉल्यूशन कर दिया कि मैं बंदरगाह के बारे में भी बात करने वाली थी, बजट के बारे में भी बात करने वाली थी, और साथ ही साथ ये सवाल भी था मेरा कि जल निकासी की जो ये समस्या है आपके यहाँ, और पेयजल की जो समस्या है, तो उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं आगे, आप क्या सोचते हैं? और जितना आपने किया अभी तक, आपको एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है कि आपने विकास के लिए इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने जो पूछा चिड़िया से कैसे बना किया ना, बोली उनकी भरनी पड़ती है उड़ान खाती, तिनका उठाना पड़ता है, भरनी पड़ती है उड़ान खाती, तिनका उठाना पड़ता है। और ऐसे ही शायद आपने और आप सबने मिलकर बहुत से तिनके इकट्ठे किए और एक उड़ान भरने की तरफ है। तो बस यही आम जनता पूछ रही थी कि पेयजल की समस्या अभी वैसे की वैसी है आपके यहाँ, तो उसके लिए आप पाइपलाइन में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? सोनिया जी, मैं आपका पुनः हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपने अच्छे सुविचार हमारे बारे में कहा, लेकिन यह तो केवल और केवल साहेबगंज की जनता, राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता को जाता है। उन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार बना करके और जनगण को के अवसर प्रदान किया, उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। लेकिन जिस मुद्दे को और आपने ध्यान दिलाया कि जब 2014 में दिसंबर माह में मुझे आशीर्वाद मिला, उस समय से लेकर के चाहे हमारी सरकार हो, चाहे अभी वर्तमान में हमारे जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार हो, गंगा पेयजल की समस्या को लेकर के हमने विधानसभा के माध्यम से कई सवाल मैंने किया और लगातार उस दिशा में प्रयास किया। संजोग भी ऐसा बना कि एक साथ कई प्रोजेक्ट हमारे साहेबगंज में केंद्र सरकार के सौजन्य से, उस समय की तत्कालीन रघुवंश दास की सरकार के सौजन्य से उस समय साहेबगंज जिले में आई, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में आई। और उसके कारण परिणाम हुआ कि जब मेरे जनप्रतिनिधि बनने के बाद जब एक साथ काम होना प्रारंभ हुआ, तो ये ठीक है कि उसकी काम की गति, जो शहरी पेयजल आपूर्ति योजना थी या राजमहल ग्रामीण क्षेत्र का, जो साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र का जो मेगा पेयजल आपूर्ति योजना थी, जो एजेंसियां काम कर रही थी, वो एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं करने के कारण उनको ब्लैक लिस्टेड करवाया गया, और पुनः नए सिरे से उसके गणना करके और नए सिरे से फिर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हुई। एक एजेंसी काम कर रही है। शहरी जलापूर्ति का तो काम मुझे लगता है कि अंतिम चरण में है, और सरकार ने मुझे भी हाल ही में, मैंने जब विधानसभा के अंदर प्रश्न किया तो सरकार ने मुझे वचन दिया है कि आने वाला 6 महीना के अंदर इस काम को पूरा हो जाएगा, शहरी पेयजल आपूर्ति का हो जाएगा समाधान। लेकिन माँ गंगा का सानिध्य मिलने के कारण यह सौभाग्य भी है, और कुछ मामलों में हमारे यहाँ वो कठिनाई भी आता है, खासकर गंगा के किनारे का जो पानी पेयजल का भूगर्भ जल स्तर है, वो
वो कई प्रदूषण के कारण यहाँ स्थानीय स्तर पर कहीं आर्सेनिक की समस्या है, कहीं फ्लोराइड की समस्या है, हम कहीं इस प्रकार के अनेक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। वो साहेबगंज सदर प्रखंड की बात हो, राजमहल के अंदर हो, तो कई पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर अगर जो एजेंसियां समय पर काम नहीं की है उसको रद्द करते हुए, उनका करार रद्द करते हुए नए सिरे से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। लेकिन मुझे यह बात दुख जरूर है कि जितनी तेज गति से इस काम को पूरा करना चाहिए था, समयबद्ध के साथ करना चाहिए था, वो समय पर नहीं हो पाया। जैसे मेगा जलापूर्ति योजना जो साहेबगंज सदर प्रखंड का है, अब बंदरगाह के बनने के कारण जिस भूगर्भ क्षेत्र में उनका इंटेक वेल बनना था वह बंदरगाह के हिस्से में चला गया, तो इसके कारण से तत्काल वो काम बाधित हो गया। फिर लगातार प्रयत्न के बाद किसी दूसरे क्षेत्र को चिन्हित किया गया, फिर उसका जो विभिन्न अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया करने के कारण थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस अपने कार्यकाल में इस योजना को हम पूरा करा देंगे, और न केवल साहेबगंज राजमहल का, जबकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले उधवा का हो, राजमहल का हो, उन क्षेत्रों में भी पेयजल आपूर्ति पर सामूहिकता से काम चल रहा है। और वर्तमान सरकार के माध्यम से भी, विधानसभा के माध्यम से हमने लोगों को घर घर पेयजल आपूर्ति योजना, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि हर घर नल जल या जो शुद्ध पेयजल कराने की जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य शासन के माध्यम से, यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से, भारत केंद्र सरकार के माध्यम से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जल्द ही इस सपने को भी हम पूरा कर देंगे। एक गंभीर समस्या की ओर आपने ध्यान इंगित किया है, और वो गंभीर समस्या है कि मेरे यहाँ जब बारिश का मौसम आता है तो शहर का जो विकास हुआ है वो बेहतरीन तरीके से विकास हुआ है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि यह इस शहर की पृष्ठभूमि ऐसी है साहेबगंज की कि यह शहर खास महल पर टिका हुआ था। और खास महल का मतलब था कि यहाँ रहने वाले लोग 200 वर्ष से, 300 वर्ष से, 400 वर्ष से, 500 वर्ष से रहते थे एक खास भूखंड में, जो शहर की मूल आत्मा है, जो शहरी क्षेत्र है, उसको लोगों ने किसी अधिकारियों के माध्यम से हो या जो भी हो वाले का कारण, उन लोगों ने उसको खास महल के रूप में चिन्हित कर दिया। और उसके कारण से सरकारें कहती है कि नहीं नहीं, ये जो है हमारा जमीन है, हमने आपको लीज पर रहने के लिए दिया है। नागरिक है कि वो तो रहते ही थे, वो तो 500 वर्ष से रहते हैं, 400 वर्ष से रहते हैं, 300 वर्ष से रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे बाप दादे रह गए, हम उनके दादा रह गए, तो हमारा मालिक है। इस लड़ाई को भी हमने लड़ा है, और पूर्ववर्ती सरकार ने उस खास महल को फ्री होल्ड कर दिया, सैद्धांतिक रूप से कर दिया। अब थोड़ी प्रक्रिया बढ़ रही है, तो उसके कारण से जो नगर निगम या नगर पालिका थी यहाँ, वहां नियंत्रण उसका नहीं था, और इसके कारण से बेहतरीन तरीके से विकास हुआ। जो पुराने ड्रेनेज थे, उस ड्रेनेज के सामने उसके मुहाने पर घर बन गए, और इसके कारण से जो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये खूबसूरती है, एक तरफ माँ गंगा का विरल प्रवाह है, वहीं दूसरी तरफ शहर के एक छोर पर पहाड़ है और दूसरी छोर पर माँ गंगा का किनारा है, और बीच में ये शहर है। तो जब पहाड़ का बारिश, जब 2-3 दिन बारिश अचानक होता है, तो पहाड़ का जो, इसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, यहाँ का स्थानीय भाषा में बोहा बोलते हैं, यानी पानी के अधिक बहाव को, तेज बहाव को यहाँ देशज अंदाज में उसको बोहा शब्द कहते हैं। पहाड़ का जो बोहा उतरता है वो अपने साथ एक जल प्रवाह भी लेकर के आता है, गतिमान जल प्रवाह लेकर के आता है, और उस जल प्रवाह के कारण, समस्या के कारण शहर के कई हिस्से डूब जाते हैं। विगत दिनों भी ये घटना घटी, जिसके कारण से एक बड़ी आबादी उससे प्रभावित हुई थी 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने के कारण। तो कल ही हमारे यहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं थोड़ा संवेदनशील है, और इस संवेदनशीलता के कारण कल ही मैं उनके साथ बैठा था। हमने कहा कि एक बार नगर पालिका के जो यहाँ के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, निर्वाचित जो नेता है, ये सब लोग अगर मिल करके एक बार विचार करें कि इस जो पुराने जो ड्रेनेज थे, उस ड्रेनेज को, मुहाने को रोकने का काम नागरिक आबादी ने किया है, उससे कैसे निजात मिल सके, एक बार बैठ करके समेकित रूप से विचार करते हुए। कल मैं डीसी साहब के साथ बैठा था और उन्होंने बैठ करके इसके बारे में एक तिथि निर्धारित किया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ इसका समाधान की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन न केवल ये साहेबगंज का विषय है, देश के कई शहरों में जो तेजी से विकास हुआ है, आबादी का जो घनत्व बढ़ा है, आबादी का जो कह सकते हैं कि आप केवल किसी भी शहर में आप जाएंगे तो इस प्रकार कई हिस्से मिल जाएंगे आपको, जो सारी पुराने ड्रेनेज व्यवस्था सिस्टम को अवरुद्ध करते हुए। मैं तो रांची की बात करता हूं कि रांची में भी आप देखेंगी अगर, तो रांची के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के अंदर की आप बात करें, दिल्ली में लगातार 4 घंटे बारिश हो जाएगी तो सड़कों पर पानी का हो जाता है। तो ये सब बेहतरीन तरीके से, अनियोजित तरीके से जो बसावट हुआ है या नई आबादी का जो बसावट हुआ है, उसके कारण समस्या है। इसलिए इसका मास्टर प्लान करके
और शहरों का विकास के बारे में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस दिशा में पहल किया है, तो मुझे आशा है कि हम लोग भी यहाँ स्थानीय स्तर पर केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से इस समस्या का समाधान निकालने की दिशा में पहल करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही और कह रहे हैं कि निर्दय कुमार ओझा की कृति इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों काल में साहिब ग्रंथ का इतिहास खूब बोलता है, किताबों में पढ़े। बेशक किताबें तो हम पढ़ते ही हैं और ये हमने पढ़ा ही है, लेकिन आज जब हमारे सामने समक्ष है तो हम सोचते हैं कि हम उनसे और बातचीत करते रहे। सभी लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी बातों को बड़ी रोचक आपकी बातें लग रही हैं और आपकी स्पष्टवादिता को सलाम किया जा रहा है। और एक प्रश्न आया है नीचे से दर्शक देवता की तरफ से कि आज जब हमारी राजनीति एक जातिवाद की तरफ बढ़ रही है, राजनीति क्या हर एक क्षेत्र में, हम किसी भी जॉब में है, किसी भी तरह का हम कार्य करते हैं तो उसमें जातिवाद देखने को मिलता ही है कि अपने ही भाई भतीजावाद कह लो, जातिवाद कह लो, तो उसको सराहना दी जाती है, जिसको उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आप जिस जगह से आते हैं, आपकी जाति के लोग वहां नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोगों के इतने प्रिय कहते हैं, इतने, इसका मतलब कैसे आप अपने विकास कार्य से या कैसे आपकी जाति के लोगों के कम होने के बावजूद भी आप जनप्रिय हैं और दो बार अपनी संघर्ष यात्रा को पूरा करके आप विजयी होते हैं, तो उसका क्या करना है? निश्चित रूप से सोनिया जी, इस प्रश्न के लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपके पास दर्शक दीर्घा के माध्यम से हो या जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके माध्यम से, जब व्यक्ति के अंदर काम करने की जज्बा हो और दिल से आवाज हो, तो वह दिल का जो प्रभाव है वह सामान्य जनगण के हृदय को भी छूता है। और आदिकाल से भी आप देखेंगे तो हमारे समाज में अगर ऐसा रहता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों के खिलाफ लड़े, जिन परिस्थितियों के साथ जूझे, प्रत्यक्ष उनके जीवन पर असर पड़ा, जिन दृश्यों को उन्होंने देखा था, और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जब पढ़ाई करके वापस आते हैं तो अपने गुरुजन का सरनेम अपने नाम के साथ लगा करके वो नहीं घूम सकते थे। जी जी जी, बेशक अपने गुरुजन का सरनेम लगा करके जीवन पर्यंत उस नाम को आत्मसात नहीं कर सकते थे। हमारे सामने आदर्श नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने एक संकल्प दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। यह जो संकल्प है यह एक नारा नहीं है। जब सामान्य जनगण के मन में यह विश्वास हो कि हमारे लिए, हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर कोई परिणाम क्या आएगा यह मुझे पता नहीं है, लेकिन ईमानदार नियत के साथ, सही नियत के साथ, सही सोच के साथ जब संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का, जब उद्देश्य सही हो तो निश्चित रूप से जनगण का विश्वास भी मिलता है, जनगण का भरोसा भी मिलता है। और जनगण प्रयास करके ये जिन बातों को मैं आपके सामने, कई योजनाओं को तो मैंने चर्चा भी नहीं किया, मैंने कहा भी नहीं, ऐसे सैकड़ों योजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही है जो पाइपलाइन में है या किसी कारण से, वर्तमान कोविड काल के कारण हो, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर प्रक्रिया के कारण यह चीजें चलती रहती है, तो चर्चा नहीं किया। लेकिन ये केवल मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। राज्य सरकार के अधिकारी, जिला शासन के अधिकारी और उससे भी बढ़कर के जिनके लिए इन योजनाओं को हम पूरा कर रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ गंगा पुल के बारे में। आप साहेब मेरात को जिस बात की चर्चा किया, साहेब मनिहारी गंगा पुल में कल रात में गंगा घाट तक 10 बजे रात को जब मैं गया तो मैं दोनों तरफ का हरियाली देख रहा था कि कैसे यहाँ के किसानों ने हंसते हंसते किसानों ने अपनी जमीन दी। ये किसानों ने अपनी जमीन दी कि लीजिए हमारे सपनों को आप पूरा करिए, मैं आपके सपनों को पूरा करिए, और हंसते हंसते लोगों ने जमीन दिया। तो ये किसी एक अनंत ओझा के प्रयास, बंदरगाह यहाँ बना, बंदरगाह बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना आवासीय भूमि शासन को उपलब्ध कराया। तो ये सबको प्रयास से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह उस प्रयास के कारण जब सामान्य जनगण को लगता है कि हमारे हितों को पूर्ति करने के लिए कोई हमारे बीच का नौजवान अगर आगे बढ़ करके काम कर रहा है तो लोग कारवा चलता जा रहा है। और वही स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात सिखाया मुझे, उनकी जो जीवनी है वो भी वही प्रेरणा देती है। आदरणीय एक और नरेंद्र जो आज देश की शासन व्यवस्था में है, उनके कृत्यों से भी यही प्रेरणा मिल रही है, किस प्रकार से हंसते हंसते जिस देश के अंदर सोनिया जी, मैं आपके माध्यम से देश भर के जो आपसे दर्शक जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर आदत लगी थी
लेने की आदत लगी थी। उस देश के अंदर एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं और आकर के लोगों से कहते हैं कि जो संपन्न लोग हैं वह रसोई गैस का सिलेंडर अपने जरूरतमंदों के लिए आप छोड़ दीजिए उसका सब्सिडी, और देश के लाखों लोग उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं कि मैंने भी सब्सिडी छोड़ दिया है अपना, आइए स्वागत है, आप उन जरूरतमंदों को रसोई गैस पहुंचाने का पूरा प्रयास करिए। और उसके कारण से देश के करोड़ों लोगों को उस भावनाओं को तक पहुंचा, देश के करोड़ों लोग तक उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा पाया। तो यही विश्वास है, कल भी देश में ये था। और इस प्रकार की जो बातें करते हैं जात पात और इस प्रकार की जो बातें करते हैं जो कमजोर लोग हैं, जो इस प्रकार के तंत्रों को अपने हितों को साधने के लिए, अपने हितों की पूर्ति का, हाँ गर्वबोध निश्चित रूप से होना चाहिए। महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं गर्वबोध के साथ कह सकता था। हमारे अभी हाल ही में गलवान घाटी में हमारे झारखंड का दो नौजवान गलवान घाटी में शहीद हुए। एक तो मेरे खुद परिवार का ही सदस्य कुंदन ओझा, वो शहीद हुए गलवान घाटी में। उस पर गर्वबोध किसको नहीं होगा। हमारे यहाँ वीरों की धरती है। हमारे यहाँ का सुबोध सिंह कारगिल में जब हुआ था तो सुबोध सिंह शहीद हुए। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुकमा के अंदर हमारे गांव का बगल का हमारे क्षेत्र का नौजवान मुन्ना यादव वो शहीद होते हैं। कुलदीप उरांव जो श्रीनगर के अंदर शहीद होते हैं। तो हम सबको गर्वबोध होता है कि मेरे देश के लिए, वीर गति के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला मेरे क्षेत्र का व्यक्ति था, मेरे समाज का व्यक्ति था। यह गर्वबोध तो होना भी चाहिए। यह गर्वबोध तो सामान्य जनमानस में होना ही चाहिए कि हमारे मिट्टी का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का, हमारे देश का जो लोग इस प्रकार के वीर गति को प्राप्त होते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो यह गर्वबोध होता है। और यही गर्वबोध ही हमारी मूल आत्मा है इस देश की। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं आदिकाल से बात करते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आकर के पूरे देश को इसी प्रकार से जोड़ने का काम किया था। इस प्रकार के क्षत्रिय छत्रप, जैसे मैंने कहा कि 1855 का आपने जब कहा तो हम लोग किताबों में यही पढ़ा था। हमने किताबों में यही पढ़ा था कि आजादी का पहला संघर्ष 1857 का सिपाही विद्रोह के नाम से इतिहासकारों ने किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को भी बताना चाहता हूं, इन वामपंथी इतिहासकारों ने देश को जो गर्वबोध होने वाला था, जिन बातों को लेकर के हमको गर्वबोध होता, ये जो जात जाति का आपने उदाहरण दिया कि देश के अंदर ये जो वैमनस्यता का भाव बनाया, ये उपलब्धि इन्हीं लोगों के खाते में गया। ये देश की सत्ता पर जिन दलों ने स्थापित हुए जो दल, और दूसरा वामपंथी इतिहासकारों ने कि हमारे गर्वबोध के जो प्रतीक थे उसके साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया। जो हमारे गर्वबोध का प्रतीक थे उन्होंने धोखा दिया। 1855 में जिस जिले से आता हूं, महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, चारों भाइयों ने 1855 में केवल पत्ता उड़ा करके और 10,000 लोगों के साथ सशस्त्र संघर्ष किया और उसमें उनको फांसी की सजा दी गई। आज देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जनजातीय गौरव दिवस 15 दिसंबर को उन्होंने निर्धारित किया है। कितने लोगों को पता था सिद्धो कान्हू के इतिहास के बारे में कि सिपाही विद्रोह से पहले भी किसी ने देश के लिए इतनी बड़ी आबादी में कोई जनजातीय समाज संघर्ष किया था। जो भी इस प्रकार के गौरव है, और ये ऐसा विश्वमन किया। अब उन्होंने, मैं थोड़ा आपका अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा दूसरी चर्चा की, जो आपने जात पात का बहुत अच्छा आपने किया है। 70 सालों की उपलब्धि है इनकी। अकबर द ग्रेट इन्होंने बना दिया, उनको पढ़ा दिया, देश के सामान्य जनमानस के सोच में स्थापित कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप की जीवन शौर्य गाथा को लोगों तक उनको बताने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत की खोज किसने किया है, तो वास्को डी गामा ने। आपने भी मुझे पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि आपने भी पढ़ा होगा उसको, कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। हजारों हजार वर्ष का भारत, यह जो हमारा सनातन थाती है, इसको कह सकते हैं, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को लोगों ने गौण किया और उसके स्थान पर इस प्रकार के क्षेत्रीय बातों को, इस प्रकार के जो वैमनस्यता है, इस प्रकार की वैमनस्यता को वातावरण बनाने का काम आजादी के पहले और आजादी के बाद इस प्रकार के वामपंथियों ने समाज में संघर्ष का एक वातावरण बनाने का काम, देश के जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जो इस प्रकार के विदेशी सहयोग से, जिनका आधार भारत में नहीं है, जिनका मूल स्तंभ भारत में नहीं है, मैं पूरे दम के साथ कहता हूं, मार्क्सवाद का जो उदाहरण देते हैं, उनके हमारे आदर्श तो हम आज भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि जिस महापुरुष का चित्र हम लगाकर रखते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने इसी मिट्टी में जन्म लिया, जिन्होंने अंत्योदय का विचार दुनिया के सामने एक आत्मभाव दर्शन दिया, जिन्होंने कहा कि व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक सबका विचार उन्होंने किया। उसमें
हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए त्याग किया, लेकिन जिस दल की स्थापना विदेशी ने की हो, जिस दल की स्थापना विदेशी ने की हो, जिस दल के महापुरुष विदेशी हो, वो यहाँ के मिट्टी के जड़ों को क्या जानता है। जिस समय दुनिया अंधेरे में रहती है, उस आर्यभट्ट ने शून्य की गणना का आविष्कार कैसे किया। जिस समय दुनिया प्लास्टिक सर्जरी नहीं जानती थी, उस समय सुश्रुत नाम का एक सर्जन ने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी करना सिखाया। ऐसे अनेक इतिहास उन्होंने नहीं किया, शून्य के साथ नहीं जोड़ा, प्लास्टिक सर्जरी को नहीं बताया, सुश्रुत को नहीं बताया। और उन्होंने क्या पढ़ाया? अकबर द ग्रेट। उन्होंने पढ़ाया भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक थे। उन्होंने कहा राम सेतु नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नासा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि नहीं, राम सेतु है, राम सेतु है। लेकिन देश के जनमानस को इसी प्रकार के विभाजनकारी सोच के कारण, सामान्य जनमानस के कारण इस प्रकार आदिकाल का भारत ये नहीं था। आदिकाल का भारत ये नहीं था। और जब राजनीति की बातें आती है, राजनीति की बातें में जब आती है, तो आज राजनीति में इन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता जाती है। उसी गणना के हिसाब से लोग मूल्यांकन करते हैं। लेकिन एक उदाहरण नरेंद्र भाई मोदी जी भी है। ऐसे देश में प्रारंभ से भी हमारे जयप्रकाश नारायण जी हो, हमारे बहुत सारे ऐसे देश के लिए मन मिटने वाले का साहित्य के क्षेत्र में हो, जिसका कि पूरे देश को प्रेम करता था, पूरा देश मानता था। लेकिन उसको भी उन लोगों ने जातियों में बांट करके और इस प्रकार का विखंडित समाज बनाने की दिशा में काम किया। हमें भरोसा है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, आने वाला समय में पूरा देश एकजुट होकर के इसी भाव के साथ पुनः परम वैभव के शिखर पर पहुंचने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। और भारत इन चीजों से आगे बढ़ करके विश्व गुरु के क्षेत्र में बनकर के ज्ञान विज्ञान सहित साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान हर क्षेत्र में यह आगे बढ़कर दिखाएगा। और इसकी जीवंतता मैं आपके माध्यम से देश के हमारे जितने सुधी जन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, मैं जरूर कहूंगा चीजें छोटी है। आज वो भारत है, आज उस भारत की कल्पना जो भारत खुद अपना जब दुनिया अंधेरे में जीती है, उस समय इसी भारत के अंदर टीका बनाने से लेकर के और देश की एक बड़ी आबादी का, जो कभी कल्पना से परे था, बरसों बरसों तक लग जाते थे टीकाकरण में, लेकिन बड़ी आबादी को आच्छादित करके इस भाव के साथ जोड़ता है। आज देश वही भारत है जो दुनिया के अंदर, दुनिया के लोग जब कहते हैं, तो आज भारत न केवल अपनी सुरक्षा देता है, बल्कि दुनिया के देशों को भी संकट के समय में मदद करने के लिए खड़ा रहता है। आज वही भारत है जो वंदे भारत मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सोच के अनुकूल दुनिया में फंसे हुए जो हमारे नागरिक थे, उसको भारत में लाने का काम करता है, न कि सुरक्षित, बल्कि दुनिया के देशों के नागरिक जो फंसे रहते हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। और यह बदलाव इसी एक बड़े विचार के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच के साथ, एक संगठित भारत की शक्ति के साथ, ये सब जात पात क्षेत्रवाद इससे ऊपर उठ करके भारत के जनमानस के जो अंतःकरण में जो बातें छुपी हुई है, वंदे भारत मातरम के जो घोष छुपी हुई है, इन भावों को लेकर के वो भारत फिर खड़ा हो रहा है और आने वाला समय में विश्व गुरु बनने की दिशा में प्रयत्नशील होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपकी इन बातों को। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्पष्टवादिता को बहुत पसंद किया जा रहा है। जैसा कि आपके बारे में मैंने सुना था, बिल्कुल वैसा ही मैंने आपको गाया भी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी उपाध्याय जी के बारे में तो यही आता है मन में कि हर चीज का तेल है लकड़ी लकड़ी याद, और तुझ में तेरा है खुदा जात सके तो जात, तुझ में तेरा है खुदा जात सके तो जात, ऐसी भावना रखने वाला भारत। और बिल्कुल रात की आंखों से कुछ एक समय के लिए आंखों पर जैसे पट्टी सी बंद गई थी, लेकिन ये जनता जागना चाहती है। वो पुराना भारत हमें हमेशा से याद है। और जैसे हम कहानियों में अपने बच्चों को जब हम कहानियां सुनाते थे, तो उन्हीं भी जमाने की कहानियां सुनाते थे, और उसी मोटल जो हमारा लव है, उसी मोटल लव में हम खो जाया करते हैं जब हम उन वीरों को याद करते हैं जो अपने देशों के लिए, अपने देश के लिए मरते हैं। और आप लोग जो अपना घर बार, पता नहीं कितने त्याग आप लोगों को भी करने पड़ते हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, कितने तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये भी किसी देश सेवा से कम नहीं है। आपको बार बार मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत पुण्य कार्य इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, वो था राम मंदिर का निर्माण। तो उसमें आपका क्या कुछ भूमिका रही होगा राम मंदिर के निर्माण में? हमारे बच्चे भी उस चीज को कुछ एक पल के लिए भूल गए थे, और उनके लिए भी विकास, पढ़ाई और ये सब कुछ मायने रखने लगा था।
लेकिन जो एनसीआर के बच्चे स्पेशली मैं उनकी बात करूं तो राम मंदिर कहाँ था, कहाँ नहीं था, और कैसे क्या हुआ, उनकी कुछ भी कहानी इन्हें नहीं पता थी। लेकिन जब इसका निर्माण दोबारा से हुआ और जिस जोश शोर से इसको मनाया गया, जिस तरह से हमने इसको सेलिब्रेट किया, और आज हर बच्चा राम मंदिर के बारे में जानता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत देश को इस दौरान मिली है। और आपकी क्या भूमिका रही है इसके पर, इसके लिए अगर आप डालें तो। निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम सब आए हैं जिस समय में हमने कभी सोचा नहीं था। दो बातों की ओर आपका एक आंदोलन, दोनों आंदोलन का सौभाग्य से हम सब हिस्सा रहे। हमारे की पहले की पीढ़ियां, कई पीढ़ियां खप गई, और राजनीतिक बातों को, मैं चूंकि आज राजनीतिक क्षेत्र में आ गया हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी कई पीढ़ियां खप गई। और उन पीढ़ियों में मुझे याद है कि 1992 में मैं कानपुर में गया था। कानपुर में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था और विजेंद्र स्वरूप पार्क, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे साथ विद्यार्थी परिषद के देश भर के कई लोग जुड़े होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जुड़े होंगे। तो जब आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी आए और कल्याण सिंह जी ने कहा कि जहां प्रभु श्री राम विद्यमान है, हमारी सरकार रहे या जाए, लेकिन जहां प्रभु श्री राम लला विद्यमान है वहां भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। और उन्होंने जब कल्याण सिंह जी के मुखार बिंदु से जब ये शब्द हम सब एक युवा तरुणाई ने सुना, तो लगता था कि सब कुछ अंदर का खून इस प्रकार के उबाल पर था कि लगता कि सब कुछ समर्पित हो जाए, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आज हम बना करके और देश के सामने हम लोग रखने का काम करें, तो हम लोग जा करके और अपने मंदिर में प्रभु श्री राम को देख सकते। लेकिन यह सपना लगातार राम जन्मभूमि आंदोलन हो, इस प्रकार का हो, और इस प्रकार के करने के साथ ये सब प्रारंभ हुआ। और आपको मैंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम सब लोग का जन्म हुआ है, उस पीढ़ी में जन्म हुआ है कि अपने आंखों के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदर्शिता, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन के मील के जो पत्थर है, जो पूज्य अडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, ऐसे जो असंख्य लाखों कार सेवक, दिवंगत कार सेवक, शहीद कार सेवक और देश के सामान्य जनमानस की जो उमंग और उत्साह था, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच और माननीय उच्च न्यायालय के अनुकूल हजारों ऋषि मुनियों संतों का आशीर्वाद, पुनः निरंतर उनकी भगवत भक्ति साधना, ये अवसर हम सबको देखने मिला कि हम लोग की आंखों के सामने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और योगी जी जैसा नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्रदेश के अंदर, जो राम राज्य की बात करते हैं, उस अयोध्या के अंदर जहां एक तरफ लोग कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, एक तरफ वो लोग थे सत्ता में, और एक तरफ योगी जी जैसा आज उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री अयोध्या में जाकर के भव्य दीपावली का देश को निमंत्रण दे करके दुनिया के सामने भव्य दीपावली मनाते हैं। यह दिन भी हम सबको अवसर देखने का आया है। और ऐसे समय में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सबको गर्वबोध है। और दूसरी बातें जो सोनिया जी आपके माध्यम से हम जरूर कहने का अवसर जानना चाहते हैं कि दो घटनाएं जीवन में है। 90 के दशक में हम सब लोग कश्मीर सत्याग्रह करने जाते थे और हम सब नारा लगाते थे कि जहां बलिदान मुखर्जी, यह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा, यह उद्घोष करते थे हम लोग। लेकिन ये मन में कभी हमने सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कभी कि कभी कश्मीर के अंदर भी धारा 370 हट सकता है। ऐसा कलंक हम लोग के माथे टीके पर आजाद भारत के बाद ये कांग्रेस नेतृत्व ने ला करके रखा था। ये लगता था कि ये होगा ही नहीं कभी पूरा। लेकिन वह भी सौभाग्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और यशस्वी गृह मंत्री देश के हमारे अमित भाई शाह जी के सोच और संकल्प के साथ संसद के अंदर कानून बना करके धारा 370 का कानून आज समाप्त हो गया। आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सोच है, आज हम सब लोग अपने आंख के सामने, क्योंकि मैं तो कई बार कश्मीर आंदोलन के सत्याग्रह में विद्यार्थी परिषद के नाते भी भाग लिया, बाद में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उसमें भी भाजपा के आंदोलन हुआ, उसमें भी सौभाग्य से मुझे जाने का अवसर मिला। दूर दूर तक हम लोग को ये लगता भी नहीं था कि कभी ये चीजें खत्म हो सकती थी। लेकिन आज इस सपनों को साकार करने का काम, देश की एकता और अखंडता के सपनों को और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उस सपनों को भी पूरा करने का काम इस देश के अंदर हो रहा है।
जहां एक और देश की सत्ता पर बैठने वाले लोग मंदिरों में पूजा करने से, आजाद भारत के बाद जब पहला पुनर्निर्माण का काम हुआ था, ये मुगलों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा जो सोमनाथ के मंदिर का जो छत विक्षत किया गया था, आजाद भारत के बाद जब पुनर्निर्माण हुआ था, तो नेहरू जी का क्या उस समय रहा है, ये देश ने जाना है, इतिहासों में दर्ज है। लेकिन आज उसी देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व आया, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जिन्होंने आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी देश के अंदर भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। कोई देश का प्रधानमंत्री जी जाकर के और केदार घाटी को संजोने का काम करते हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करते हैं, और जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद है, वो काशी को धाम बनाने के लिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी को धाम बनाने का भी काम करते हैं। यह आज, कल और आज का यह आज सौभाग्य हम सबको मिला है कि ऐसे समय में देश के अंदर हम सब लोग बड़े हो रहे हैं, जो अपने आंखों के सामने देश के अंदर ये बदलाव होते देख रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम जो आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, उस पुनः वैभव को ऊपर ले जाने की दिशा में यह काम देश की सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, हमारे आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने की। बेशक हम कर रहे हैं, ये फिर से वही भारत लौट कर आ रहा है। निस्संदेह जाग की आंखों से जो हम रात को सपने देखते हैं और पूरे जुनून के साथ उसे दिन में पूरा करने के लिए आप सभी लोग जुटे हैं, और तब जाके हमारे सपनों का भारत वापस लौट कर आ रहा है। बेशक से तब यही आवाज हमारी आम जनता के मन से आती है कि हम शिव और राम की है संतान अमर, हम शिव और राम की है संतान अमर, हम अंगारों में उस खिलाया करते हैं, हम तो विष पीकर जीने वाले संतन हैं, हम शमशानों में फूल खिलाया करते हैं। और अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, इसकी किस्मत को पुनः नहीं होने देंगे, सौगंध हिमालय की हमको इस धरती पर हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे। इस तरह का आह्वान और इस तरह की बातें आम जनता के जब रगों में दौड़ने लगती है, तो जब हमारे जो बड़े लोग हैं वो इस तरह के कार्य करते हैं, तो निस्संदेह जो आम जनता है, जो वोट देकर इस लोकतंत्र के समय में आप लोगों को अपना नेता चुनती है, और जब हमारे मार्गदर्शक आप लोग बनते हैं, तो हम भी उसी ही शिद्दत के साथ अपने देश के कार्य की तरफ चल सकते हैं। हमारा समय लगभग आज की इस चर्चा का पूर्ण हो चुका है, लेकिन हमने अभी बहुत सी बातें और भी आपसे कर ली थी। फिर किसी मंच से हम आपसे जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आप एक प्रखर वक्ता है, बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं। बीच में किसी ने सवाल किया था कि मेरे से कहा था कि आप एक प्रखर वक्ता है और मैं आपको बातों से घुमा नहीं सकती, तो मैं उन अच्छे से नाम तो मैं नहीं उनका पढ़ पाई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इनको बातों से घुमाने के लिए तो लाई ही नहीं थी, हम इनसे ज्यादा से ज्यादा सुनना चाह रहे थे, ज्यादा से ज्यादा इनसे बातचीत करना चाह रहे थे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बातचीत का एक हिस्सा बनी हूँ। इस देश सेवा, इस राष्ट्र सेवा का एक छोटा सा हिस्सा मैं बन पाई आप लोगों से बातचीत करने के दौरान। तो बातों में विचलित करने का मेरा कोई मकसद भी नहीं था। तो आप जी सोनिया जी, मैं आपके माध्यम से, आपका हृदय से मैं जरूर अभिनंदन करना चाहूंगा कि मेरे लिए पहला इस प्रकार का काव्य मंच, जो डिजिटल मंच है, ये पहला मंच था। और सुबोध जी के माध्यम से आप सब लोगों ने, जो आपके इस मंच से जुड़े हुए देश भर के जो सुधीगण है, जो इस काव्य क्षेत्र के जो हमारे मूर्धन्य हस्ती है, आप सब लोगों को देखने और समझने का मुझे अवसर मिला। निश्चित रूप से हृदय से आप सबका अभिनंदन करते हैं, और आपके माध्यम से निश्चित रूप से आपसे जुड़े हुए जितने भी सदस्यगण हैं, निश्चित रूप से कहें कि यह कारवां निश्चित रूप से चलना चाहिए। एक गीत जो सभी के शाखाओं में, विद्यार्थी परिषद में भी हम लोगों ने कहा है, और निश्चित रूप से हमारा भी वही सपना है जो ये देश था पहले, वो यह था कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इन्हीं भाव के साथ यह देश जिस पुनः विश्व गुरु को राय, और हम सबका मन के सपना है, ये राजनीति और इस प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन की बातें, ये सब रहेगी, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और उसी भाव के साथ माँ भारती को पुनः परम वैभव के शिखर पर ले जाने की दिशा में हम सब लोग, समाज जीवन के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता से प्रयत्न करेंगे, तो वही सोच
वही भाव जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, महर्षि अरविंद घोष जी, मैं उनका उल्लेख करूंगा कि महर्षि अरविंद घोष जी और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जब वंदे मातरम की रचना की, तो वंदे मातरम यह केवल गीत नहीं है, उसमें भी उन्होंने माँ भारती का जो रूप है, त्वम दुर्गा त्वम दशप्रदानी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी, यानी भगवती के जितने रूप है उसी रूपों में उन्होंने उसका व्याख्या किया। तो माँ के रूप में हम सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सब लोग प्रयत्नशील बने। निश्चित रूप से आप सबका जो उत्साह, आप सबका जो प्रेम, आपका सबका जो स्नेह मिला, मैं आपके हृदय के गहराइयों से पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सुबोध जी को विशेष रूप से करता हूँ कि आप सबके साथ जुड़ने का मुझे उन्होंने अवसर दिया, और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने ऐसे विषयों को, मुझे नहीं पता है कि किस माध्यम से आपने ऐसा सूचना ग्रहण किया, लेकिन आपने ऐसे मन के प्रश्नों को आपने उकेरने का प्रयास किया, जो आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को और आपसे संस्था से जुड़े हुए जो लोग थे उन तक हम पहुंच पाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक अनंत कुमार पौधा जी, जो भी आपके विकास कार्य थे, जो भी अच्छे कार्य हैं हमारे देश में होते हैं या होते आ रहे हैं, वे मील पत्थर की तरह होते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त है, कल बीत गया खत्म हो गया, पर मैं ऐसा नहीं मानती कि जो भी कार्य हम अपने कल में करते हैं वो हमारे आज में परिवर्तित होते हैं, उनसे हमारा आज चलता है, और जो हम आज कर रहे हैं उससे हमारा आने वाला कल हो। तो जो भी आपने जितने भी कार्य किए वो जनता के सामने आने बहुत आवश्यक थे, बहुत जरूरी थे, क्योंकि ये एक मील पत्थर है। फिर भी कोई आप कविता, गीत, कुछ भी आप हमारे इस रचना से जुड़े लोगों को अगर आप कुछ सुनाना चाहें और आपको कुछ याद हो देश हिस्ट्री में, तो हम उसकी भी उसके लिए भी हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। तो कुछ सुनना चाहते हैं आपसे कुछ चीज, अगर आप ऐसे मुझे गीत तो नहीं आता है, लेकिन एक गीत आप सबका आपने उत्साह दिया तो इसलिए मैं गाता हूँ। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए यही कहूंगी कि जब भी राहें शूर भरी हो, चलना नूतन राह बनाकर। जो आपसे हमने सीखा कि जब भी राहें शूर भरी हो, चलना नूतन राह बनाकर, सारे सूरज बुझ जाए तो आग किसी से कुछ मत रखना, जीवन शीतलता पहनेगा, चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। तो चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर में अलग मजा है। चलने का सौभाग्य मिला है, हर ठोकर में अलग मजा है। चलते रहना, अंगारों पर चलते रहना। और आपके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप जैसे विकासशील लोग हमारे भारत को, हमारे लोकतंत्र को, हम सबको मिलते रहे, ताकि हमारा देश प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, आपको नमस्कार। जय हिंद।